कुछ नहीं हुआ, नहीं हुई रिकॉर्डिंग। तो पता नहीं है क्या कि क्लास है कि नहीं है। अरे अब क्या बोल दोगे, अब क्या कर लोगे, आधे घंटे पीछे चली जाओगी। इफ मरकरी इलेक्ट्रोड यूज्ड, then Na plus reduced with respect to water because it form amalgam with mercury, because it form amalgam with mercury। अमलगम मतलब NaHG, ऐसे बना लो बेटा। और क्या हम लोगों ने बोला था कि मेटल की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है, मरकरी के साथ चिपका देते हैं। तो इसका मतलब मरकरी का केस जब आएगा तो वो फंसाने वाला केस होगा। वहां अगर आपने डायरेक्ट ECS से किया तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक बात है। चलिए सर अगला लिखिए, हटा दें उसे, सोडियम अमलगम लिख लेना। अगला लिखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। H2SO4 और इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। अब मेरी बात को सुनना, इधर देखो बेटा, इधर देखो। अगर यहां केवल H2SO4 लिखा है, बात समझना, तो इसके दो केस बनेंगे, एक कंसंट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूटेड, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेटेड होगा तो मतलब वाटर की मात्रा बहुत कम है, तो इसका मतलब अपन वाटर कंसीडर करके नहीं चलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अपने पास क्या क्या रहेगा, H+ और SO4-2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा डाइल्यूटेड है तो H+ SO4-2 और अपने को वाटर का साथ भी मिलेगा। क्या बात समझ में आती है? दोनों हम पैरेलल कर दे रहे हैं। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो कैथोड और एनोड पर, कैथोड और एनोड पर, सुनिएगा बात को बड़े गौर से, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये दोस्त पॉजिटिव। क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो कैटायन आएंगे। कैटायन में एक ही आदमी है, चुप्पे लेते आओ, कौन, H+। नंबर में नहीं पढ़ना है, 2 H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, रिड्यूस करना है, कौन सी गैस निकालोगे, हाइड्रोजन गैस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनोड पर आते हैं, केवल कौन है, सल्फेट आयन, तो अपन सल्फेट आयन को लेंगे। अच्छा ये मजबूरी का सौदा है, अब जब कोई और है ही नहीं तो ऑक्सीडाइज तो इन्हीं को होना पड़ेगा। तो बेटा ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने पढ़ा था, सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होता है SiO2 बनाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आती है आपको? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती हुई मिलेगी, और H2O8-2 को मैंने बोला था पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो यहां पर डाई सल्फ्यूरेट आयन बोल देंगे क्योंकि यहां H+ तो है नहीं अभी। लेकिन अगर मामला डाइल्यूटेड है तो डाइल्यूट वाला केस अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो जरा देखिएगा,
जरा देखिएगा, अब इस परिस्थिति में कैथोड पर और एनोड पर अब केवल एक ही आदमी मौजूद नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहां पर दोस्त H+ भी है और वाटर भी है, यहां सल्फेट आयन भी है और वाटर है। आप खुद बताइएगा किसका रिडक्शन कराएंगे? लिकबासर, काना मग, अल मंजनकर, फिकट कोनी, सनपब, लास्ट में हाइड्रोजन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अब कौन जीतेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H+ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस केस में हम H+ के लिए बात करेंगे। यहां आते हैं, एनोड पर अपने को पता है सल्फेट और वाटर के केस में वाटर ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये वो केस है कि इसमें अगर हम बात करें तो कैथोड पर H+ रिड्यूस हो रहा है और एनोड पर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या होगा? 2 टाइम्स H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, यहां वाटर को ऑक्सीडाइज करना है, 2 टाइम्स वाटर, ये बनाएगा O2 प्लस 4 OH माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कौन सी गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी? O2। तो इसका मतलब अगर कल को पूछा जाए कि डाइल्यूट H2SO4 है, बोलो भैया, ऑक्सीडेशन जब कराओगे तो O2 निकलेगा ना। तो जब डाइल्यूट H2SO4 है तो याद रखना है कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो याद रखिएगा डाइल्यूट H2SO4 के केस में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर O2 इवॉल्व होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर मामला कंसंट्रेटेड H2SO4 का है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बट एनोड पर हमको पर डाई सल्फ्यूरेट आयन बनता हुआ नजर आएगा। बना लीजिए, गलती मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, बकायदा वो वहां लिख कर देगा कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है ना, तो ये टेंशन मत लेना। अच्छा, समझ में भी आ रहा होगा, आयंस अलग अलग करो और जो मेन लड़ाई है वो तो पहले ही जीत चुके हो कि तुमको पता है कौन ऑक्सीडाइज होना है और कौन रिड्यूस होना है। मेन समस्या यहां वही आती है इन सवालों में। तो मुझे नहीं लगता है किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी, आप आराम से करते चले जाएं, ठीक है ना। अच्छा, एन फैक्टर मैंने क्लियर कट बताया है कि जो कटता है इलेक्ट्रॉन वो एन फैक्टर होता है। तो दोस्त अगर हम इनको कभी जोड़ेंगे और रिएक्शन लिखेंगे तो हम खुद समझदार हैं कि यार यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से गुणा करेंगे तब जाएगा, यानी एन फैक्टर क्या होगा? 4 होगा। और मैंने आपको रिडॉक्स में पहले ही पढ़ा रखा है क्या कि अगर कल को हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। O2 गैस निकल रही है तो एन फैक्टर कितना होगा? 4। हेलोजन गैस अगर निकल रही है तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। अबे 2 Cl माइनस से Cl2 बनाओगे ना, तो याद रखना है तब कितना होगा? 2। लिखो कॉपी में, इफ ऑक्सीजन इवॉल्व, इफ O2 इवॉल्व, एन फैक्टर 4। इफ O2 इवॉल्व, एन फैक्टर 4। इफ H2 इवॉल्व और Cl2, Br2, I2 इवॉल्व, एन फैक्टर 2। हमेशा कितना लोगे? 2 लोगे। अच्छा, अब इतना इलेक्ट्रोलिसिस जब तुमने पढ़ा, एक सवाल कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल which of the following metal produce hydrogen gas
प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस विद वाटर पहला ऑप्शन है mg, दूसरा ऑप्शन है mn, मोर देन वन करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, चौथा ऑप्शन है निकेल। दोस्त सोच समझ के जवाब दीजिएगा, नहीं तो खेल पलट जाएगा। बताओ भाई। ठीक, वो बच्चा जल्दी जवाब दे दे जैसे इस बिटिया ने दिया है, ज्यादा बुद्धि लगाने वाले निपट जाएंगे, बहुज्ञानी जो होंगे वो पलट जाएंगे इसमें। क्यों? ठीक है, समझदारी है, ठीक सही बोल रही हो। ये बताओ, अच्छा अगर हाइड्रोजन गैस देनी है, निकालनी है, क्या निकालनी है? वाटर क्या करता है क्या नहीं करता इस चक्कर में नहीं पड़ना। वाटर को अगर हाइड्रोजन निकालना है तो क्या रिड्यूस होना पड़ेगा, और उसे रिड्यूस होना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल रिडक्शन पोटेंशियल का सवाल है। बोलो बेटा। तो इसका मतलब जैसे बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं लोग, कह रहे हैं सर वाटर से रिडक्शन पोटेंशियल जिनका ज्यादा होगा उनके रिस्पेक्ट में कभी वाटर रिड्यूस नहीं हो पाएगा, वाटर कभी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हमें वो मेटल चाहिए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम हो। नीचे लिखो कंसेप्ट, वो मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है, वो मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है, उन्हीं की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, उन्हीं की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, क्योंकि वाटर रिड्यूस होगा, क्योंकि वाटर रिड्यूस होगा। लिक बासर काना मग mg, अल मंजन mn, Zn आ जाता तो भी आंसर में नहीं जाता, क्योंकि Mn और Zn के बीच में वाटर है। इतना क्लियर कट पढ़ाया है दोस्त। ये दोनों लोग बेकार हैं, यानी इनके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्लियर है मामला? ठीक बात। तो इस सवाल का कंसेप्ट था कि हमको ऐसे मेटल चाहिए थे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल अगला सवाल इसी के बगल में लिखते हैं तो मजा ज्यादा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस with dilute H2SO4? पहला ऑप्शन है mg, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है mn,
चौथा ऑप्शन है सोडियम। एक से ज्यादा है आंसर। अच्छा ये बताओ, इधर सुनो, जब बेटा एसिड आ जाता है तो क्या अब H प्लस की बात हो रही है? अच्छा, जब हम अकेले लेते हैं तो डाइल्यूट का मतलब होता है H प्लस कम होता है, लेकिन अब रिएक्शन करा रहे हैं तो H प्लस ही के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, तो H प्लस से H2 तो मिल ही जाएगा। तो क्या मैं यहां ढूंढ रहा हूं कि H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल जिन मेटल से ज्यादा होगा, क्यों बेटा, क्या उनके सामने हमें H प्लस रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा और बेटा वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा? क्या ये मेरी बात समझ में आती है सबको? बहुत सिंपल कहानी है। तो H प्लस का मतलब समझ रहे हो? चापा वाले मेटल छोड़ दो। कौन से वाले? कौन है चापा वाला? क्लियर है मामला? समझ में आई बात? फंसना नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत आराम से निकाल ले जाओगे। अगला सवाल लिखो। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using mercury electrode at cathode, find out the value of x plus y। ठीक है, x बराबर, बना रहे हैं, सवाल बना दिया हमने, आया वाया नहीं है। x बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑब्लिक एटॉमिक वेट ऑफ मेटल ऑब्लिक गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड, सेम एज y बराबर, सब कुछ कॉमा कॉमा लगा दीजिए, इवॉल्व्ड एट एनोड। क्लियर हो गया मामला? बोलो बेटा, x और y मॉलिक्यूलर वेट है उन चीजों के जो कैथोड या एनोड पर इवॉल्व हो रहे हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मरकरी का एटॉमिक वेट आपको पता नहीं होगा, तो हम मरकरी के एटॉमिक वेट के को कुछ भी मान लीजिएगा। मान लीजिए कि नीचे बगल में लिख लीजिए, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम Na 23, एटॉमिक वेट ऑफ Cl 35.5, एटॉमिक वेट ऑफ मरकरी स्मॉल p। नहीं याद करना है, क्या जरूरत है, p के टर्म में आंसर दे दो। सोडियम क्लोराइड एक्वस है, अभी बताया है तुमको। जो कैथोड है वो मरकरी इलेक्ट्रोड का बना है।
तो क्या एनोड पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एनोड है ये कैथोड है। बस फर्क ये है कि अब यहां पर जब हम बात करेंगे तो Na+ और वाटर की तो बात करेंगे, लेकिन क्योंकि कैथोड किसका बना हुआ है, मरकरी का, तो बताया था मरकरी के केस में Na+ जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि वो मरकरी आ गई है तो अमलगम बना लेगा। तो यहां पर सर Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनाएगा, फिर सोडियम मरकरी के साथ मिलकर सोडियम अमलगम बना देगा। तो अपने को कैथोड पर मिलेगा सोडियम अमलगम, ठीक है ना। एनोड की अगर हम बात करेंगे तो एनोड पे कोई झंझट नहीं है, Cl-। हेलो, आंसर बताओ सर। 2 सेल ला दो यार, ये गड़बड़ है लग रहा है। 2 Cl- है, Cl2 गैसियस, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे। तो अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो क्या 35.5 गुणे 2 यानी 71 आएगा। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 23 + P ले लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 71 और 23 94, 94 + P आ रहा होगा। P अगर दिया होगा तो निकाल देना, है ना। क्या करेंगे सर, सर सुनिए, सुन लीजिए। हाँ, आपसे पूछा गया है जो चीज इवॉल्व हुई है उसके मॉलिक्यूलर वेट का सम, उसके वेट का सम नहीं पूछा गया। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये बताता है कि कौन सी चीज कितनी बनी। यहां हम पूछ रहे हैं क्लोरीन Cl2 आधा लिखा हो, पौना लिखा हो, 500 बार लिखा हो, मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई, पगलाना मत, साफ साफ लिखवाया है मॉलिक्यूलर वेट। वेट लिखते तो मोल निकालते, मोल निकालते फिर मल्टीप्लाई करके निकलता वेट, है ना। पगलाओ नहीं, 2 लिखा है कि 1 लिखा है। साले O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 ही रहेगा कि नहीं रहेगा। वहां पूछोगे 2 O2 की 3 O2, जब एटॉमिक वेट कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे यार। चलो भैया अगला हेडिंग डालिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगला हेडिंग डालिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले ये बताओ, सुनना, इन भाई साहब ने 2 लॉ दिए और दूसरा वाला लॉ पहले वाले से जुगाड़ से निकाला गया है। ये बहुत, मैं तुम्हें क्लियर कट बताऊंगा, 2 अलग अलग लॉ नहीं है। इन्होंने पहला जो बोला वो बिल्कुल बेकूफियत का बोला। इन्होंने कहा जितना ज्यादा चार्ज डिप जो है या जितनी ज्यादा करंट जो है वो पास कराओगे उतना वेट कैथोड या एनोड पर
डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जितनी ज्यादा इस पंखे को मैं बिजली दूंगा उतनी ज्यादा ये हवा फेंकेगा, या जितनी देर तक दूंगा तो ज्यादा बेटर टर्म होगा, और जितना कम दूंगा उतना कम हवा फेंकेगा। तो पहला लॉ लिखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, according to Faraday's first law of electrolysis, amount of substance deposited, amount of substance deposited oblique liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed from the battery, नीचे और करके लिखो, जितना करंट पास करोगे, शुद्ध भाषा में 2 लाइनों में जो इसका मतलब है, जितना करंट पास करोगे, जितनी ज्यादा देर तक के लिए, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज पास, वो करंट पास करोगे अगर, तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम भी तो है। ज्यादा करंट कम समय के लिए करेंगे तो फिर मेन फैक्टर क्या है? चार्ज है। नीचे लिखना, इफ W ग्राम substance is obtained, if W gram substance is obtained at their respective electrode, bypassing capital Q coulombs charge, then according to this law, तो इनके फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होगा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा चार्ज तुम पास करोगे उतना ज्यादा तुमको मास मिलेगा। ठीक बात है। इंपॉर्टेंट बात यह कि हमने चार्ज को किस में ले रखा है? कूलम्स में। और हम मास को किस में कंसीडर कर रहे हैं? ग्राम में। ठीक बात है। Q बराबर होता है IT। आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, Q बराबर NE और Q बराबर IT। अपने काम का Q बराबर IT। यहां याद रखना, अगर मैं चार्ज को कूलम्स में ले रहा हूं, किसमें ले रहा हूं? कूलम्स में, तो जो करंट है वो एम्पियर में होनी चाहिए, और टाइम जो रखेंगे वो किस में रखेंगे? सेकेंड में। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? तो अगर बेटा हम लोग इसमें प्रोपोर्शनैलिटी में Q की जगह रखेंगे तो क्या लिखेंगे? I क्रॉस T, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्रॉस T। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं हटाता हूं तो मैं एक कांस्टेंट लाऊंगा Z, और फॉर्मूला होगा W बराबर ZIT। Z को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Z को क्या कहा जाता है?
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, जेड के लिए लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कैपिटल जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कैपिटल जेड is the amount of substance deposited at any electrode when passing 1 ampere current for 1 second, when passing 1 ampere current for 1 second, यानी अगर मैं 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास करता हूं तो जो भी मास डिपॉजिट होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्लियर है बात? तो अब एक बात सुनो, इधर देखो, थोड़ी सी बुद्धि लगाना, ये जेड किस पर डिपेंड करता होगा? अगर समय फिक्स है, अगर तुम्हारे द्वारा पास्ड हुआ करंट फिक्स है, तो क्या तुम्हारा चार्ज फिक्स हो गया? और चार्ज फिक्स हो गया तो क्या चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट है? और वेट किस पर डिपेंड करता है? उस एलिमेंट पर जो डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका मतलब जो जेड है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है उस एलिमेंट की जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। क्या बात समझ में आती है सर? उसका करंट, चार्ज और टाइम से कोई लेना देना नहीं है, उसका इलेक्ट्रोड से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बात? तो यानी कि लिख दीजिए जेड डिपेंड्स ऑन दोज एलिमेंट which deposited or liberated। अब सुनना जरा बात को बड़े गौर से। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। क्या बात समझ में आती है? ये मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ा रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या मोल का मतलब Na आ जाएगा? तो Na इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा Na इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, 96,500। वैसे तो 96,488 आता है। कितना आता है? 96,488, बट अपन राउंड ऑफ करके लेते हैं तो 96,500 कूलम जो होता है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। और इसी को दोस्त अपन बोलते हैं 1 फेराडे। बना लीजिए सर, यानी 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्स। नीचे लिखिएगा चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन is 96,500 coulombs, is 96,500 coulombs और 1 फेराडे। ठीक बात? लेकिन याद रखना, अपन जब भी Q बराबर IT लगाएंगे, Q बराबर IT में I को एम्पियर के टर्म में, टाइम को सेकंड के टर्म में निकालेंगे कूलम्स में। अगर फेराडे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 96,500 से डिवाइड करेंगे। यानी मैं बोल सकता हूं
अगर मुझे कल को निकालना है कि कितने फैराडे हैं, ठीक है ना, तो मैं चार्ज निकालूंगा तो किस में, कूलम्स में, बट उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 96,500 से। बना लो, ये सब बड़ा काम की चीज है। सेकंड वाला लॉ बिल्कुल बेकार है, दोनों काम का नहीं है वो, उसको यहीं लपेट देंगे अभी हम। यहां तक समझ में आता है? अब ये सब सवाल सबको पता है, सबने पढ़ रखा है, स्कूल लेवल पे पढ़ रखा है। मेन बात क्या है, मेन बात है जेड। जब भी अपने को जेड निकालना होगा तो बिल्कुल रट लीजिए कि जेड जो होता है वो जो भी चीज है उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मौके पे खूब काम आएगा आपके। आप डायरेक्ट जेड निकाल सकते हैं। क्या करेंगे सर, जो भी चीज है उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500, क्या निकल आएगा, जेड निकल आएगा। चला जाए, चलिए सर अगला फॉर्मूला लिखिएगा, W बराबर E इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 96,500। मेरे हिसाब से समझदार आदमी हैं आप, और मैं समझदार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि W बराबर Z इंटू क्यू होता है, बोलो। तो Z की जगह आपने क्या लिख दिया है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500। तो वहां से अपन ने ये निकाला। Q की जगह IT लिख दें, E इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96,500। बना लीजिए सब फॉर्मूले। ठीक है ना, सेकंड लॉ को यहीं से ही श्रद्धांजलि दे देते हैं। जो थोड़ा समझदार आदमी होगा वो जान गया होगा कि कर क्या रहा है। ई को ले आएंगे इधर तो बनाएंगे W अपॉन E। बोलो, अगर यहां से लिखेंगे तो लिखेंगे Q अपॉन 96,500। 500 है यार, 600 ना समझ लेना। क्या ये समझ में आता है? W अपॉन E बराबर Q अपॉन 96,500, या इसी को अपन लिख सकते हैं I क्रॉस T अपॉन 96,500। ये है फर्स्ट लॉ का वो फॉर्मूला जो आपके बार बार काम आएगा। अब आप मुझे बताइए कि W अपॉन E का जो टर्म है, क्या ये वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है? इसी को अपन बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, या नॉर्मली क्या बोले, इक्विवेलेंट। क्लियर है बात? अब तुम मुझे बताओ, इधर सुनो, इस तरफ केवल क्या है, चार्ज। बात समझना, एक सिंपल कहानी है। सेकंड लॉ में क्या बेवकूफ बनाया दुनिया को, सोचिए। उसने कहा अगर हम सेम चार्ज अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रवाहित करें, यानी कि पास करें, तो वहां पर जो चीज डिपॉजिट होगी उनके क्या बराबर होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बात समझ में आती है? यहीं से कौन सा लॉ बनाया गया, सेकेंड लॉ। वो कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है, 2 कौड़ी का लॉ है। क्यों? पहले वाले में बोला था वेट, अब समझ में आता है क्योंकि किताबों में जेड के बारे में ज्यादा बातचीत की नहीं गई, क्योंकि उनको सेकेंड लॉ को भी तरजीह देनी थी। असलियत में जो जेड है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर। तो इसका मतलब वो E अपॉन 96,500 होता है। अगर आप वो लिखते हैं तो सेकेंड लॉ आपके सामने आ जाएगा तुरंत।
क्लियर है मामला? तो नीचे लिखिएगा यहीं से ही बनाइए, नीचे लिखिए फैराडेज सेकेंड लॉ, हेडिंग डाल लो फैराडेज सेकेंड लॉ। अब इसमें हम ज्यादा जान नहीं लड़ाएंगे, सेकेंड लॉ तो हमने ऐसे ही निकाल दिया है। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, when same quantity of electric charge is passed through different electrolytic solution which are connected in series, the amount of substance obtained at electrode are in the ratio of their equivalent weight, ठीक है? और करके लिखो सेम चार्ज पास करने पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रेजेंट सेम चार्ज पास करने पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रेजेंट चीजों का डिपोजिशन करते समय उनके ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं। उनके ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं। यानी इन्होंने ये कहा कि अगर मैं यहां पर 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लूं, 2 या 3 कुछ भी ले सकते हैं, मान लो अपन ने ये लिया 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिए, इसमें हमने अपना डिफरेंट सॉल्यूशन डाल दिया, अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर रखे हैं। इनको हमने आपस में कनेक्ट करना चाहा, बात को समझिएगा, सीरीज में कनेक्शन की बात हो रही है। तो ये इलेक्ट्रोड से जिनको कनेक्ट कर दिया, ठीक बात है। अगर ये कोई सॉल्यूशन ए का है, ये बी का है और ये सी का है, सीरीज में है, तो जाहिर सी बात है कि जो चार्ज होगा सब में सेम जाएगा। चार्ज अगर सेम जाएगा तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो कि जो इनके वेट है, मान लो यहां W1 डिपॉजिट हुआ, यहां W2 डिपॉजिट हुआ और यहां W3 डिपॉजिट हुआ, बात समझिएगा। तो सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि जो इनके वेट डिपॉजिट हुए हैं वो इनके इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बात समझना। और अगर इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम इनके इक्विवेलेंट को नीचे ले आएंगे तो क्या सब एक कांस्टेंट बन जाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के उधर कुछ बचेगा ही नहीं। तो अपन बोल सकते हैं कि W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए
इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। बना लीजिए सर। मेन बार बार काम आएगा फर्स्ट लॉ। जब वो कहेगा सेम चार्ज पास किया तो समझ जाना क्या बराबर कर देने, ग्राम इक्विवेलेंट। तो जितने भी सब्सटेंस हैं सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें तुमको वो चीज सिखाते हैं जो असली में काम की है ना। ये सब तो हवाबाजी है, सबको पता है, ये सब किताबों में लिखा है, सब पढ़ लेता है आदमी। मेन है वहां सवाल कैसे करेंगे, सवाल में ही आप फंसेंगे। चलें सर, पहला पॉइंट लिखिएगा। फैराडे मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। फैराडे मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब इधर देखो, अगर मैंने कहा कि मैंने किसी को 3 फैराडे चार्ज दिया है तो इसका मतलब उसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, 3। चीज क्या है जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा किसी को 2 फैराडे चार्ज दिया तो तुम कहोगे उसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। किसी को 0.2 फैराडे चार्ज दिया, उसके 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। यानी फैराडे का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट। बहुत क्लियर मामला, याद रखना है, ठीक बात है। अगली कहानी, अब यहां से अगर वो याद रखोगे तो निकाल ले जाओगे। मान लो Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बनाया, Na सॉलिड। क्लियर है बात। इस प्रकार के इक्वेशन में आपको जितने इलेक्ट्रॉन नजर आए आप समझना उतने फैराडे। कितने फैराडे, उतने फैराडे। तो कहा जाएगा 1 फैराडे चार्ज देने पर बिल्कुल मत फंसना कि यहां क्या लिखा है। मैंने आपसे बोला फैराडे मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। 1 फैराडे चार्ज देने पर 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम क्या होता है, डिपॉजिट होता है। मेटल के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, डिपॉजिट होना। क्या ये लाइन समझ में आती है आपको? अब तुम मुझे बताओ, अगर सोडियम के ग्राम इक्विवेलेंट 1 हैं, सोडियम के ग्राम इक्विवेलेंट 1 हैं, तो सोडियम के लिए n फैक्टर इलेक्ट्रॉन देखकर समझ में आ रहा होगा कितना है, 1 है। बोलो सर। अब क्या मैंने आपको यह पढ़ाया है कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर होता है। बोलो बेटा। तो क्या इसका मतलब मोल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है। इसका मतलब सोडियम का ग्राम इक्विवेलेंट 1 और n फैक्टर 1। तो कितने मोल आए सोडियम के, 1। अब सोडियम के मोल अगर 1 हैं तो वेट ऑफ सोडियम क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एटम है इसलिए एटॉमिक वेट, यानी कि 1 गुणे 23, यानी आंसर कितना आया, 23 ग्राम। क्या ये बात समझ में आती है सर? ये उतार लो पहले तो, फिर दूसरे तरीके से करते हैं। तरीके 50 हैं लेकिन गलती नहीं करनी है सर। इसीलिए करके दिखा देंगे कि टेंशन मत, और तुम खुद ही उससे करोगे, वो ज्यादा सही रहता है। तरीका समझ में आया कि नहीं? जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मतलब उतने फैराडे। ये फैराडे हमेशा इलेक्ट्रॉन देख के लिखे जाएंगे। अगर आपकी इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, 2 फैराडे। ठीक है ना।
तो ये पहला तरीका है जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट का तरीका है, फर्स्ट वे। चलिए सेकेंड वे। आपने कहा हम ऐसे नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है। क्या आप ये बोल सकते हैं इस इक्वेशन को देखकर, इलेक्ट्रॉन मतलब फैराडे ही होता है, तो आप बोलेंगे एक फैराडे चार्ज देने पर एक मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ या डिपॉजिटेड। बस फर्क ये है कि जब अपन मोल लिखेंगे तो मोल लिखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, बोलो, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो। जब हम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत देखो। बहुत क्लियर है, ऐसे ही लिख लो कॉपी में। जब ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में लिखोगे तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी लिखा हो, 2 Na 10 Na 500 Na, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन के बस बगल में देखो क्या लिखा है, उतने फैराडे उतने इक्विवेलेंट। लेकिन अगर मोल के टर्म में लिखोगे तो क्या बैलेंस होना चाहिए पहले तो, और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। अब अगर हमने स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखा तो हम कहेंगे 1 मोल सोडियम बनेगा। अब क्या आपको पता है 1 मोल किसके बराबर होता है, 23 ग्राम के। यानी आप कहेंगे 23 ग्राम सोडियम जो होगा वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन एज अ टीचर अगर आप मेरी बात माने तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा वाला है, इक्विवेलेंट वाला। कभी दिक्कत नहीं होगी। हमेशा फैराडे देखो, इक्विवेलेंट के टर्म में लिखो, इक्विवेलेंट देखो, फैराडे के टर्म में लिखो। क्या बात समझ में आती है सर? अब सुनिएगा जरा। मान लीजिए एक सवाल लिखिए, लिखिए हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इन फैराडे, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज in Faraday required to reduce पहला सवाल है 0.2 मोल Mg+2 से Mg बनाने में, 0.2 मोल Mg+2 से Mg बनाने में। लिख के रुक जाओ, लिख लो, रुक जाओ। ठीक सर, अब जो बोल रहे हैं उसको सुनना। क्या पूछा है, कितना चार्ज चाहिए, किसमें, फैराडे में। कूलम्स में बोलता तो बदल लेते बाद में। फैराडे मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, मुंह खोलो फटाक से। फैराडे मतलब ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या अपन पता लगाएं कि एमजी के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। अरे बोलो मेरे लाल, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब बोलो, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। मोल कितना लिखा है, 0.2। एन फैक्टर बोलो कितना है, 2। तो क्या 0.2 इंटू 2 यानी 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। आंसर क्या होगा, 0.4 फैराडे। कूलम्स में पूछता तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 96,500। क्या बात क्लियर है? अरे बोलो चाचा। तो नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एमजी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एमजी।
क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, मोल 0.2 एन फैक्टर 2 0.4 मतलब 0.4 फैराडे। बात खत्म। देखना ही नहीं है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। दुनिया का आदमी रिएक्शन फिएक्शन लिखता है, +2 से mg बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तभी बनेगा, वही n फैक्टर है। अगला है सर 0.1 मोल PrO3 माइनस से Pr माइनस, चलो भैया इक्विवेलेंट बोलो, 0.1 इंटू एन फैक्टर, क्या +5 से -1 ले जाना है, चेंज कितने का आएगा, 6 का। वो देखो 4 बता रहे हैं, साले मर जाओ तुम। +5 से -1 कितने का चेंज आएगा, 6 का। तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो ये पहुंचेगा -1 पर। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 6, यानी ग्राम इक्विवेलेंट कितने, 0.6, फैराडे कितना, 0.6। खत्म। बोलो भाई। हाँ तो ज्ञानी नहीं बनना बेटा, है ना, नहीं तो निपट जाओगे इन सवालों में। चला जाए, चला तो जाए मगर कहां चला जाए। इधर देखो, अब ये बताओ, अपन ने ये फॉर्मूले बनाए, अब ज्यादा से ज्यादा उसकी औकात मालूम है क्या है, वो कहेगा करंट की इफिशियंसी इतनी है। इफिशियंसी मतलब अपन 10 एम्पियर देते हैं, काम उसमें 40 एम्पियर आएगी, वो सॉरी 40% आएगा। तो अगर आपको इफिशियंसी का परसेंटेज दिया है, लिखेगा नीचे इफ करंट इफिशियंसी इज X%, इफ करंट इफिशियंसी इज X%, ठीक है, देखते जाना जरा, यही लिख रहा है W/E बराबर क्या लिखा है, T 96,500। अगर 100% होता तो I पूरा का पूरा लेते, अब वो कह रहा है I का कितना लो, X%। तो अगर X% लेना है तो क्या हमें I के साथ उसका X% यानी X/100 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, बस इतना फर्क आएगा फॉर्मूला। क्या लिखोगे, I इंटू X/100, वो 100 फिर नीचे आ जाएगा चाचा, उसमें कोई समस्या नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है। अच्छा एक बात और, अगर उसने तुमसे कहा, एक तो ये सवाल सीधा सीधा पूछो तो जल्दी से होता है, अगर साला इसका उल्टा पूछ लिया, यहां ध्यान रखना दिखाई नहीं दे रहा होगा, W/E है ना, यही फॉर्मूला तो है यार, इसमें बस हमने I का परसेंटेज लिख दिया है। अच्छा एक बात बताओ, I 10 एम्पियर है, कितना है, इफिशियंसी है 40%, तो 10 का 40% क्या होगा, 10 × 40/100, 4 आएगा कि नहीं आएगा, वही तो कर रहे हो तुम। अगर उसने इसका उल्टा बोला, क्या उसने कहा मैं इतनी करंट पास कर रहा हूं, इतनी देर के लिए पास कर रहा हूं, लेकिन इतना वेट डिपॉजिट हुआ, तो बताओ करंट की इफिशियंसी क्या है। तब भी जब वो एफिशिएंसी पूछेगा तो भी अपन फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, फिर यही वाला, जो वेट डिपॉजिट हुआ W रखेंगे, उसका इक्विवेलेंट वेट रखेंगे, करंट रखेंगे, टाइम रखेंगे, ये सब वैल्यू रखेंगे, तो क्या अपने पास X की वैल्यू आ जाएगी, यानी असलियत में जो करंट दी जा रही है वो पूरी यूज नहीं हो। क्या बात समझ में आती है। कल अपन इसी के आगे सवाल करेंगे।